हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 10 मार्च 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। पहले वाले जितने भी एनालिसिस थे वो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर है? और गाइज, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर अपडेट कर दिए। अगर अभी तक आपने गाइस टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट किया है या टेलीग्राम को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड एडमिट कार्ड, आपकी आंसर की वगैरह ए टू जेड जो चीज़ें होती है, वैकेंसी, जॉब नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, इसके अलावा करंट की जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, है ना। तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। 40,000 के लगभग हमारे पास इस पर लोग जुड़ने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपकी एग्जाम कब है कब नहीं है आप हमें इस लिंक के माध्यम से क्लिक करके बता सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जहां का आप सीधे हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। जीके जेएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज निकल कर आ रहा है। स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है ये किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साल 1793 में की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसकी जो योजना है जॉन सोर ने बनाई थी। और यह एक जो है भूमि राजस्व प्रणाली थी। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है ना। और इस प्रणाली में जमींदारों को वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। जमींदारों को जमीन के बदले में सरकार को एक निश्चित रकम देनी होती थी। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, सैयद वंश का जो कार्यकाल है कब से कब तक था? तो 1414 से 1451 तक ये था सैयद वंश का कार्यकाल। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक था और ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इस वंश के 4 शासकों ने 37 सालों तक शासन किया था, है ना। तो सैयद वंश के शासक खिज्र खां 1414 से 1421 तक रहा था। मुबारक शाह 1421 से 34 तक। मोहम्मद शाह ये 1434 से 45 तक। और अलाउद्दीन शाह ये 45 से 51 तक, है ना। तो 1414 से 51 तक बेसिकली इसने शासन किया था सैयद वंश के राजाओं ने। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ आपको 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये इसके अलावा हमारी और भी अवेलेबल है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, है ना। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको ये करेगा। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम स्पेशल एग्जाम के लिए अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो ये मेगस्तीनीज आया था। मेगस्तीनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत मेगस्तीनीज आया था। और मेगस्तीनीज जो है ये सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर जो है सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। और मेगस्तीनीज एक इतिहासकार और राजदूत था, आपको याद रखना है। मेगस्तीनीज ने इंडिका नामक एक किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने मौर्यों के समय के प्रशासन और समाज का वर्णन किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, है ना। तो ये था भारत का वाइसराय, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो यही था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था यह भारत का वाइसराय था। और ये सुधार हुए थे 1919 में आए थे, भारत सरकार अधिनियम के जरिए लागू किए गए थे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इन सुधारों को तैयार करने और लागू करने में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन बना है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम था 1919, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू की थी, याद रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की थी। और यह प्रणाली ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था थी।
और इस व्यवस्था में प्रांतों की कार्यकारी शाखा को 2 भागों में बांटा गया था। इस प्रणाली को एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने पेश किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई जो भूमि व्यवस्था है लागू की थी। हो सकता है 2 क्वेश्चंस आपको बने हैं, हमें 2 क्वेश्चंस मिले इस तरह से, तो स्थायी बंदोबस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन के तहत शुरू की गई थी। एक भूमि राजस्व प्रणाली ये थी। अगला क्वेश्चन बना है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना किस में आता है। तो ये अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार ये है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21A के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है इसके तहत आता है, और ये एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद ने साल 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE पारित किया था। साल 2002 में संसद ने 86वां संशोधन के जरिए जो अनुच्छेद 21A है इसमें संशोधन किया, और इस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बेसिकली बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया मिथुन चक्रवर्ती को, है ना, इनको बेसिकली 54वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये कब मिला है, ये पूछा गया है आपसे कि मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को इनको ये दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर 2024 को घोषणा की कि जूरी ने प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को साल 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। तो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे, है ना। पिछले साल वहीदा रहमान 2021 को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। 2021 के लिए वहीदा रहमान को, 2022 के लिए किसे चुना गया, मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखना है। और ये कब दिया गया, 2024 में। तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व में क्या कहा जाता है। तो पूर्वैया इस तरह से बोला जाता है। देख लीजिएगा आप थोड़ा सा ऑप्शंस क्या मिले थे, किस हिसाब से आपको मिले थे, थोड़ा सा आपको देखना भी है इस तरह के क्वेश्चंस को। क्लियर है। तो भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्वैया पूर्वी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्व दिशा से आती है और यह बोलचाल का शब्द है। भौगोलिक स्थिति भोजपुर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ना। और हवाओं का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं पूर्वी दिशा से आती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये दीपम योजना से बना है, किससे संबंधित है, या राज्य पूछा है आपसे। तो ये जो है योजना गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने से संबंधित है, और अगर राज्य पूछा हो किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दीपम योजना के तहत BPL परिवारों को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाते हैं, और इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से अस्थिर परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर उनकी मदद करना और उन्हें लकड़ी जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन से दूर करना है। अगला क्वेश्चन बना है राजतरंगिनी के लेखक कौन थे। तो कल्हण करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिनी पुस्तक कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने लिखी थी। ये जो है संस्कृत में लिखी हुई एक ऐतिहासिक कविता है। कल्हण ने इसे 1148 से 1150 में लिखा था। राजतरंगिनी जो है इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, है ना, राजाओं की नदी। तो ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, और ये कश्मीर के शाही राजवंश का लेखा जोखा है राजतरंगिनी। अगला क्वेश्चन बना है भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी किस दशक में हुई थी। तो ये 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत भारत में। क्लियर है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत जो है 1960 के दशक में, है ना, कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, भारत में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। और वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था, नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखना है। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ आपको 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, जहां पर आप 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चंस कवर आप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल लेटेस्ट TCS के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर आप चाहें तो डेमो भी इसका एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पहले, है ना। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक चीज़ें आपकी एग्जाम के लिए अप टू डेटेड है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात यही है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2024 में प्रधानमंत्री ने नए बैंक खाते खोले थे, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यहाँ डैश हो जाती है, ये अविलंब से दूर और तेज हो जाती है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह अविलंब से दूर झुक जाती है और तेज हो जाती है ना। इस तरह की चीजें हैं।
तो जब प्रकाश की एक किरण एक सघन से विरल माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि के संबंध में गलत कौन सा है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यह आपको याद रखना है। ध्वनि की पहचान उसकी प्रबलता और तारत्व दोनों से होती है। ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दाब पर निर्भर करती है। ध्वनि को उसकी आवृत्ति स्पेक्ट्रम द्वारा पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। तो ये दूध में पाया जाता है ना। दूध में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति होती है और इसका जो आणविक सूत्र है CH3CH है ना, ब्रैकेट में OH, फिर आपका ब्रैकेट में COOH, ये आपका आणविक सूत्र होता है। ये अत्यधिक सफेद और जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की स्कीम है। तो ये आंध्र प्रदेश में है ना। अभी हमने कवर किया है, दीपम 2 योजना इसका नाम है, 2.0। तो आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू ने है ना मुफ्त गैस सिलेंडर योजना दीपम 2 का उद्घाटन किया है ना। दीपम 2 जो है पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में 1 सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 3 सिलेंडर प्रदान करता है। और ये एक DPSP से क्वेश्चन बना था जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है ना। अगला क्वेश्चन है, 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मनीष जैन बने हैं कार्यकारी निदेशक ED है ना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उन्हें 11 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। मनीष जैन ने जो है यस बैंक के थोक बैंकिंग समूह के कंट्री हेड के रूप में शामिल ये बेसिकली हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर रहेगा। ये दोनों नदियां मिलकर जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा, बंगाल डेल्टा है ना के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है। यह चापाकार आकार का है और यह डेल्टा जो है वितरिकाओं और द्वीपों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, आपको याद रखना है ना। तो गोंडवाना महाद्वीप टूट गया और उसका एक हिस्सा बहकर चला गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजभाषा आयोग है ना। राजभाषा आयोग का वर्णन भारत के संविधान के में कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 344 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 344 है इसमें राजभाषा आयोग का वर्णन है और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है। तो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार है और इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 97वां संशोधन जो संविधान संशोधन है 2011 इससे संबंधित है ये है ना, याद रखना है सहकारिता। रक्षा मंत्री का क्रम पूछा था, 4 ऑप्शन आपको रक्षा मंत्री वाले दिए थे, उनको बताना था कि कौन पहले है, कौन उसके बाद में, कौन है उसके बाद में, उसके बाद में, इस तरह से एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिले हैं और ऐसे बना ऑप्शंस के बता पाना पॉसिबल नहीं क्योंकि काफ़ी सारे रक्षा मंत्री है स्वतंत्रता के बाद से अब तक लेकर है ना। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, आप सभी लोग पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस अगर किसी को पता हो तो बताइएगा फिर है ना। बाकी अब हम यही कहना चाहेंगे लेटेस्ट वाले जो भी हैं 2015 के बाद वाले या फिर 20 के बाद वाले वो आप अच्छे से देख लीजिएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाटम कौन सा वाद्ययंत्र का प्रकार है। तो ये ठोस है, सॉलिड ये है, सॉलिड है ना। यह एक दक्षिण भारतीय कर्नाटकी संगीत ताल वाद्ययंत्र है और मिट्टी से बनाया जाता है। इसमें धातु और अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, हाथों और उंगलियों से बजाया जाता है। चुंबकीय दिशा के बारे में कोई क्वेश्चन बना था आपका कथन वाला, सत्य पूछा था, कौन सा सत्य। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये क्वेश्चन सही रहेगा ये वाला पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास के उत्तरी ध्रुवों द्वारा दर्शाई जाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, रबी फसल की बुआई कब होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में ये काटी जाती है। फैसले याद रखना है, रबी की फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाती है। अगला है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है ना। यह आंदोलन साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बना है ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लपज करके बोल रहे हैं कि लपज कौन सा देश लागू करने वाला है इस तरह से, तो आप बताइएगा थोड़ा सा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये सही नहीं है ना। केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किस मंदिर के विकास की घोषणा की गई है। तो ये विष्णुपद और महाबोधि जो मंदिर कॉरिडोर है इनको बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर, जो कि बजट में कहा गया 2024-25 के। तो ये आपको याद रखना है, महाबोधि
जो मंदिर है बोध गया में स्थित है, बिहार में। एक प्रमुख बौद्ध स्थल है ये, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विष्णुपद जो मंदिर है ये गया में स्थित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बना है आपका, कृषि किस पंचवर्षीय योजना में आई? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में नहीं आई है 1951 से 56 के बीच में। कृषि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से लेकर हर पंचवर्षीय जो योजना इसमें शामिल रही है। इस योजना का मकसद देश के विभाजन और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से आई समस्याओं का समाधान करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु का स्पष्ट कोई भी उल्लेख नहीं है। फिर भी अगर आपको इस तरह का ऑप्शन ना मिला हो तो 35 ईयर अगर दे रखा होगा ना, तो आपका हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं है, बाकी बहुत सारी जगह पर देखा है 35 ही इसका आंसर फिर होता है। ऐसे तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है किसी भी बुक्स वगैरह में कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, है ना। फिर भी अगर आपको ऑप्शंस में थोड़ा सा चीज़ें इस तरह से दी गई हो तो आप 35 वर्ष आपको दिया रखा होगा, या फिर इस तरह का ऑप्शन मिला होगा, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो ये आपको लगाना था, ये नहीं था, फिर आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 217(1) इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो और 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, वो बन सकता है। एज लिमिट वाला कोई ऐसा प्रावधान यहाँ पर नहीं इन्होंने दिया है किसी भी बुक्स में। बाकी फिर भी हमने चीज़ें जो थी वो आपको क्लियर कर दिया, आज आई थिंक आप समझ चुके होंगे। पश्चिमी मानसून में कौन सी स्थायी पवन जो है भूमिका निभाती है? तो ये नियमित व्यापारिक पवनें होती है, इनको पूर्वी व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है ना। तो पश्चिमी मानसून जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, मुख्य रूप से नियमित व्यापारिक पवनें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स के प्रभाव में ये होता है। अगला क्वेश्चन बना है, लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी रसोई घर के सामान में पाया जाता है? तो ये दूध और दूध उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि दही, छाछ, पनीर, विशेष रूप से फर्मेटेड चीज और अचार, कुछ प्रकार के फर्मेटेड खाद्य पदार्थ में ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है ना। तो ये रसोई में उपयोग होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें ये बेसिकली पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, है ना। मुख्य रूप से दूध और दूध के जो उत्पाद हैं इनमें ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो मिजोरम का है। क्वेश्चन इस तरह से भी अगर आपका बना होगा मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो खुआंग आपका ऑप्शन में फिर दिया होगा, है ना। तो खुआंग एक मिजो देसी वाद्य यंत्र जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से जो है मिजो समाज में महत्वपूर्ण योगदान है या बहुमूल्य है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल, है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है? 2.4% करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत में विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक जो निकाय है कौन सा है? ओबीसी, एसटी, एससी इस तरह से आपको दे रखे थे, तो एससी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुसूचित जाति आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये भारत के संविधान का जो आर्टिकल 338 है इसके तहत बनाया गया है। इसका मकसद है देश में अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देना। एक क्वेश्चन इस तरह से बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है मुंबई में? मुंबई में किसका उद्घाटन किया है इन्होंने इस तरह से? तो अभी रिसेंटली अगर देखें तो इस्कॉन मंदिर का किया है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया है नवी मुंबई में, है ना। ये किसने किया है? इस्कॉन जो मुंबई में, नवी मुंबई में इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की अगर अपन बात करें गाइस, जीके में हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज, है ना। मैथ्स में बात करें, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चन आपका हमें मिले हैं, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य इस तरह से बना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन सबसे बड़ी है? नंबर रेशियो में थे, इस तरह से दे रखी थी संख्या। और एक क्वेश्चन था, मैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए पदों में से सभी के से विभाज्य हो। इस तरह से 3 क्वेश्चन तो ये हमने बताए जो आपके पूछे गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए पदों में से सभी से विभाज्य। इस तरह से क्वेश्चन, बेसिकली 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके कवर हो चुके हैं। क्लियर है। और ये एक आपका रेशियो और प्रोपोर्शन था, है ना, याद रखना है आपको। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, रेशियो प्रोपोर्शन से। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे आपके। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चन थे। वो टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। और एसआई से 2 एसआई से थे और 2 सीआई से थे, 4 क्वेश्चन थे, है ना। एवरेज वाला क्वेश्चन जो था ये इस तरह से था, 5 संख्याओं का औसत 655 है, 2 संख्याओं का औसत 65 है, रिएक्शन क्या है 103 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। इस टाइप से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एवरेज में, है ना। तो याद रखना है आपको। और एवरेज, एक एवरेज स्पीड से आपका क्वेश्चन दे रखा था,
परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर के बीच में 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन था एक वस्तु शास्त्र 100 रुपया में खरीदी जाती है, उसे उस पर जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा 900 रुपये और 9000 में उसे बेच दी जाती है, तो इसका जो परसेंटेज लाभ है ये आपसे पूछे, लाभ प्रतिशत कितना होगा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन बने थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी मैथ्स में, जो कि हमने आपको लगभग पूरा कवर करवा दिया, जो भी क्वेश्चंस मिले वो भी कवर करवाए। रीजनिंग में बात करें गाइस, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन है, सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर से 1 क्वेश्चन है, सिलोज में से 2 से 3 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा एम्बेड फिगर जो है इनसे भी 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये सारा हमने रीजनिंग का भी कवर करवा दिया। आई थिंक यहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो पैटर्न आपका आज पूछा गया है। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारी और भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। ये आरआरबी ग्रुप डी की है, बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम के लिए, है ना। एक से बढ़ के एक टेस्ट सीरीज है, इसमें जो बिल्कुल अप टू डेटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सारी की सारी जो आपकी एग्जाम में लगातार जो टॉपिक बन रहे हैं उन पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो जाइए जाकर डेमो चेकआउट करिएगा, आपको और अधिक वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, है ना। ये हमारी एसएससी सीजीएल की है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारी ये एमपी की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर तो एटलीस्ट विजिट जरूर से करिएगा। और ये स्पेशल ई बुक है जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, जिसमें आपकी सभी एग्जाम कवर हो जाएगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बेस्ट रहेगी। एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप आगामी किसी भी और एग्जाम की भी तैयारी करें ना, तो आप जरूर से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस पर आप यहाँ से 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।